नमस्कार दोस्तों, उड़ान एस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मोहम्मद रियाज खान आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक बार फिर उड़ान एस एकेडमी की इस एमसीक्यूज की श्रृंखला में मैं मोहम्मद रियाज खान आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लेकर प्रस्तुत हो रहा हूँ। इस वीडियो में विशेष ये है कि इस वीडियो का कोई इंडिविजुअल टॉपिक नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज को लेकर 15-16 क्वेश्चंस के साथ ये वीडियो बनाई गई है। तो इसमें आपका एक प्रैक्टिस हो सकता है कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी तैयार है आपका, तो मेरे साथ ही साथ इस वीडियो के क्वेश्चंस को आप भी डील करें और मेरे जवाब देने से पहले आप अपना जवाब तैयार रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। बिना थोड़ा भी समय विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न की। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत भारत में विद्यमान है? सबसे पहला वलित पर्वत, दूसरा ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा अवशिष्ट पर्वत। तो यहाँ पर आप बात समझें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो आप जरा सोचिए और बताइए किस प्रकार के पर्वत हमारे भारत में विद्यमान है। तो सबसे पहले हिमालय कैसा पर्वत है? तो बता दीजिएगा वलित पर्वत है। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से वलन की प्रक्रिया के दौरान अगर कोई पर्वतें बनती है तो वो पर्वत क्या होती है? वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन। इसके अलावा बात करें ज्वालामुखी पर्वत की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप और प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप स्थित है, यानी कि वहां पे ज्वालामुखी पर्वत है। इसके अलावा अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो याद रखिएगा अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत जो भारत की अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत किन्हें कहते हैं? जो पर्वतें अत्यधिक प्राचीन होती है, अत्यधिक अपरदन की वजह से, अपक्षय की वजह से उसका मैक्सिमम हिस्सा नष्ट हो चुका होता है और उस बचे हुए पर्वत को हम कहते हैं अवशिष्ट पर्वत यानी बचा हुआ पर्वत। जैसे अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, साथ ही साथ अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक प्राचीन होने की वजह से उसका मैक्सिमम अपरदन हो चुका है और कुछ हिस्सा शेष बचा हुआ है, इसलिए उसे हम क्या कह रहे हैं? अवशिष्ट पर्वत कह रहे हैं। जो प्राचीन होगी वो अवशिष्ट भी होगी, ये बात याद रखिएगा। तो सवाल ये कि तीनों यहाँ पर आपके पर्वतें जो हैं भारत में विद्यमान है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, आई होप आपने भी यही जवाब सोचा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि हिमालयी नदियां केवल डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा तथा ज्वार नद मुख, जिसे एस्चुरी भी कहते हैं, दोनों का निर्माण करती है। तो ठीक है, हिमालय की नदियां जो है वो डेल्टा बनाती है। क्यों? क्योंकि अगर हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय से निकलने वाली सिंधु नदी जो पश्चिम की ओर बह रही है वो भी डेल्टा बनाती है, गंगा नदी वो भी डेल्टा बनाती है और ब्रह्मपुत्र नदी वो भी डेल्टा बनाती है। तो हिमालय की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो है वो पश्चिमी घाट से निकलने वाली सभी नदियां जो पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा बनाती है, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पर आप समझे कि एस्चुरी ही आपका क्या है? ज्वार नदमुख। इनके एक्सप्लेनेशन पे जाने की भी जरूरत नहीं कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है, कभी किसी वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि चूंकि भारत का झुकाव किस तरफ है? पूर्व की तरफ है। चलिए, हमारे भारत का झुकाव यानी इंडियन प्लेट का झुकाव किस दिशा की ओर है? तो क्या बताएंगे? पूर्व दिशा की ओर है। और ये उठे हुए हिस्से को हम क्या कह रहे हैं? पश्चिमी घाट कह रहे हैं। पश्चिमी घाट हो या कोई भी जगह हो, भारत की वे सभी नदियां जो पूर्व दिशा की ओर बह रही है, मंद ढाल में बहने की वजह से डेल्टा का निर्माण करती है और पश्चिम की ओर बहने वाली सभी नदी तीव्र ढाल में प्रवाहित होने की वजह से एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान में बहती है, इसलिए इसमें ये नियम लागू नहीं होगा। चलिए, भारत की ये सभी नदियां जो पूर्व की ओर बहती है वो डेल्टा और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार की। चलिए, तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, अधिकांश हिमालयी नदियां जीर्णावस्था में है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां युवावस्था में है। यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये उल्टा हो गया। याद रखिए, हिमालय की नदियां जो है पर्वतीय प्रदेश में युवा अवस्था में है, क्योंकि वो न केवल तीव्र ढाल में बह रही है बल्कि घाटियों का निर्माण करती है, उसका विस्तार करती है, अवसादों को लेकर बहती है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां प्रौढ़ावस्था में जा चुकी है, जीर्णावस्था में जा चुकी है, जिसमें वो सिर्फ तली में प्रवाहित हो रही है, किसी प्रकार का अपरदन नहीं कर रही है, बस प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाकर क्या हो जाती है? मिल जाती है। उसे जीर्णावस्था कहते हैं, प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो ये चीजें उल्टा है। हिमालय की नदियां युवावस्था में है क्योंकि वो तीव्र गति में बह रही है, जबकि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जीर्णावस्था या प्रौढ़ावस्था में है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और पूछ भी क्या रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका केवल एक आपका सही जवाब होगा। चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एल नीनो और ला नीनो। आई होप ये टर्म्स आप जान रहे होंगे कि एल नीनो क्या होती है और ला नीनो क्या होती है।
इनके मध्य अंतर पर विचार करिए, ये प्रश्न है। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर होती है। आप अगर एल नीनो थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ बिल्कुल, व्यापारिक पवनें यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वा हवाएं, याद रखिएगा ये आपका इक्वेटर लो प्रेशर है और ऊपर में बना दे रहा हूं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और नीचे भी है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ये याद रखिएगा। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं हैं। बात अगर दक्षिण पश्चिम मानसून की करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति के लिए दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक हवाएं हैं वो जिम्मेदार होती है। तो अगर एल नीनो की उत्पत्ति होती है, याद रखिएगा ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में ये हो गया आपका पेरू का तट। इसी पेरू के तट पर जहां पर एल नीनो की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है, या फिर बोलना चाहिए कि इसी पेरू के तट पर पेरू की ठंडी हवाएं प्रवाहित या ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। मैं फिर कह रहा हूं पेरू के तट पर पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है जहां पर एल नीनो की गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है। एल नीनो की गर्म जलधारा का क्या होता है, निर्माण होता है। यही याद रखें, यही वो जगह है जहां पर एल नीनो की गर्म जलधारा उत्पन्न होती है और ये जगह होता है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का। ये जगह होती है दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर का, पीएमएस यानी प्रशांत महासागर। तो फिलहाल बात समझिएगा कि एल नीनो की उत्पत्ति के दौरान व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है और ये जो दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि सागरी आर्द्र हवाएं किस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर अगर हिंद महासागर है, अगर ये इक्वेटर पे अगर मैं हिंद महासागर कंसीडर कर रहा हूं तो इक्वेटर पे याद रखिएगा हिंद महासागर है और यहाँ हमारा भारत है और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती है भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हिंद महासागर से, याद रखिएगा यही व्यापारिक पवनें क्या होती है, कमजोर हो जाती है, जो किस दिशा की ओर बहने लगती है, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। याद रखिएगा एल नीनो की उत्पत्ति के साथ दक्षिण गोलार्ध की पूर्वा हवाएं जो है पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, यानी दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर प्रवाहित होने लगती है। जबकि लानिनो में जब लानिनो की उत्पत्ति होती है तो एक शक्तिशाली प्रशांत व्यापारिक पवनें, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो याद रखिएगा जब एल नीनो आती है तो व्यापारिक पवनें जो है वो क्या बोलना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर, और जब लानिनो, जिसे एल नीनो की छोटी बहन या एक नन्ही बच्ची के रूप में जाना जाता है, लानिनो की उत्पत्ति के साथ प्रशांत महासागर की व्यापारिक पवनें जो है वो कहाँ की ओर, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। मतलब एल नीनो में ये पूर्व दिशा की ओर और लानिनो में ये पश्चिम दिशा की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका सही है। इसे डिटेल में कभी मौका मिलेगा तो हम पढ़ेंगे कि क्या होता है एल नीनो और क्या होता है लानिनो, बात करेंगे इस पे हम। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एल नीनो की घटना भारतीय मानसून को मजबूती प्रदान करती है, जबकि ऐसा नहीं है। एल नीनो जो है वो भारतीय मानसून को कमजोर बनाता है, न केवल कमजोर बनाता है बल्कि सूखे की वजह बनती है। कमजोर बनाने का मतलब ही है कि अगर मानसून कमजोर हो गया इसका मतलब क्या आएगा, सूखा आएगा, और मानसून अगर मजबूत है तो इसका मतलब वर्षा अधिक होगी और बाढ़ आएगा। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बेकार है, ज्यादा ठीक है, सूखा भी बेकार है और बाढ़ भी बेकार है। तो एक नॉर्मल वर्षा जरूरी है। तो एल नीनो की घटना भारतीय मानसून को मजबूत बनाती है, तो भैया ये गलत हो जाता है, जबकि लानिनो भारतीय मानसून को कमजोर बनाती है। उल्टा कहिएगा, एल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर और जो लानिनो है वो भारतीय मानसून को मजबूत बनाती है। ये होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि अगर पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल एक पहला वाला कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम, ये तीन राज्य हमारे पास, और सवाल क्या है कि उपरोक्त राज्यों में से किसमें, ठीक है, चलिए किसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्ण वन होते हैं। आर्द्र सदापर्ण मतलब सदा बहार वनस्पति की बात कर रहे हैं, और आर्द्र का मतलब होता है कि जहां पे वर्षा अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म प्रदेश। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे सदाबहार वनस्पति के बारे में ही पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि आर्द्र सदाबहार, ठीक है, और यानी कि वो जगह जहां पर 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज्यादा बारिश होती है। याद रखिएगा जहां पर 200 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होती है वहां की सदाबहार को हम क्या कह रहे हैं, आर्द्र सदाबहार कहते हैं। चलिए तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम की बात करें तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये हो गए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में,
ये नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए, नॉर्थ ईस्ट में 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में इतनी बारिश नहीं होती। तो याद रखिएगा, सिर्फ यही वो दो राज्य है नॉर्थ ईस्ट के, ठीक है, जहां पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होने की वजह से ये क्या कहलाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वनस्पति कहलाती हैं। याद रखिएगा, तो पहला और तीसरा ये आपका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। और जहां तक कि मुझे भी लगता है कि आप मेरे जवाब से पहले अपना जवाब तैयार रखें, और यही एक बेहतर तरीका होता है वीडियो एमसीक्यूज की मतलब जो आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई जा रही है उसको आपको अच्छा आउटपुट मिले, तो इसके लिए आप मेरे जवाब से पहले अपना जवाब तैयार रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है पश्चिमी विक्षोभ की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। तो पश्चिमी विक्षोभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, भारतीय उपमहाद्वीप में इनका आगमन शीत ऋतु में होता है। बिल्कुल ठीक है। याद रखिए, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण, ठीक है, और साथ ही साथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के दक्षिण की ओर खिसकने के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। अगला, इन विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है। बिल्कुल सही, भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि भूमध्य सागर में जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है सूर्य के दक्षिणायन होने पर, क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में सूर्य का दक्षिणायन होता है। जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो ये सारा का सारा जो 30 से 35 पे जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की पट्टी होती है वो नीचे की ओर क्या हो जाती है, खिसक जाती है। 5 से 10 डिग्री ये नीचे की ओर खिसकती है, जिसकी वजह से इस भूमध्य सागर पे लो प्रेशर निर्माण होता है, जिसे भरने के लिए यूरोप की ठंडी और सहारा की गर्म हवाएं चलती है, जिससे एक वातावरण का निर्माण होता है जिसे शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं फिलहाल। तो भारतीय उपमहाद्वीप में इसका आगमन शीत ऋतु में होता है, ये सही है, तो पहला सही है। इन विक्षोभों की उत्पत्ति भूमध्य सागर में होती है, तो ये भी सही है। तीसरा, इस समय रात्रि के समय तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। ठीक है, इस समय रात्रि के तापमान में वृद्धि होती है, क्यों? क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ आ रही होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा समझा जाए कि हवाएं जब चलती है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और कहीं ना कहीं लो प्रेशर वाला क्षेत्र हाई टेम्परेचर वाला क्षेत्र होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो विक्षोभ आ रही होती है तो रात्रि का तापमान, क्योंकि दिन का तो टेम्परेचर बढ़ा रहता है, ये दिन का टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, लेकिन रात में अगर टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो हमें पता चलता है। जबकि दिन में गर्मी रहती है तो दिन में टेम्परेचर बढ़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात में जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि रात के समय में जनरली टेम्परेचर लो होती है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो इस समय रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। ठीक है, कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। सवाल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में। चलिए आप भी पढ़ते रहिए साथ ही साथ। पहला, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर, जो ऑलवेज हाई टेम्परेचर पे होता है, और हाई टेम्परेचर वाली जगह पर ही तो क्या होती है, वर्षा, क्योंकि लो टेम्परेचर वाली जगह पर वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर आपका लो प्रेशर वाला क्षेत्र भी होता है, जिसे भरने के लिए सागरीय आर्द्र हवाएं आती है और वर्षा करवाती है। उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म प्रदेश, यही तो कह रहा हूं, गर्म प्रदेश में ही तो बारिश होती है, ठंडे प्रदेश में थोड़ी ना बारिश होती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। वही तो कह रहा हूं कि ये क्षेत्र गर्म होते हैं और यहाँ हमेशा पूरे वर्ष क्या होती है, बारिश होती है। इक्वेटर वाली जगह ऑलवेज हाई टेम्परेचर पे है। मैं फिर कह रहा हूँ, इक्वेटर जो है पृथ्वी में, ये जो इक्वेटर है वो ऑलवेज हाई टेम्परेचर पे रहता है, इसलिए यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होती है, वर्षा होती है। मतलब प्रतिवर्ष वर्षा होती है, मतलब साल भर वर्षा होती है, ये सही रहेगा। साल भर वर्षा होती है, पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसके अलावा तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाते। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? यार इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। क्या मतलब है? याद रखिएगा, यहाँ के वनस्पति इतने सघन होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब वर्षा अधिक होगी तो वर्षा अधिक होने की वजह से इनको पानी ज्यादा मिलेगा। यानी कि अगर बात करें किसी भी वनस्पति के विकास के लिए, तो वो उसके विकास के लिए जरूरी है प्रकाश संश्लेषण। और आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, CO2 प्लस H2O टेंड्स टू C6H12O6 प्लस O2। संतुलित नहीं कर रहा हूं,
सूर्य का प्रकाश जरूरी है और क्लोरोफिल भी जरूरी है फिलहाल। तो यहाँ पे जितना ज्यादा जल होगा उतना ज्यादा भोजन बनेगा। तो याद रखिएगा, वर्षा अधिक होने की वजह से यहाँ के वनस्पति कैसे होते हैं, सघन होते हैं। और ये इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश, इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश इन अंदर तक पहुंच नहीं पाता। तो यही तो कह रहा है कि इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है कि इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं। जब शुष्क मौसम आता है, यानी कि गर्मी का मौसम, यानी कि बसंत ऋतु, तो पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो जो पेड़ अपनी पत्तियां गिराते हैं बसंत ऋतु में, उन्हें पतझड़ प्रकार की वनस्पति कहते हैं, यानी पर्णपाती वनस्पति कहते हैं। तो ये सदाबहार वनस्पति की विशेषता नहीं है कि जो अपनी पत्तियां गिरा दे। शुष्क मौसम में पतझड़ जो वनस्पति है वो अपनी पत्तियां गिराते हैं, सदाबहार वनस्पति अपनी पत्तियां नहीं गिराते। तो याद रखिएगा, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो पहले तीन स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन में सी आपको क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए अब ये बात समझिएगा, सवाल है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की। ये दूसरा प्रश्न हो गया इसी से रिलेटेड। ये वन केवल पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तट पर ही, तट तक ही सीमित है। देखिए एक बात समझिएगा, सदाबहार वनस्पति हमारे भारत में कहाँ पाई जाती है, तो वहां जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होती है, ज्यादा। सदाबहार में भी दो कैटेगरी होती है, उष्ण सदाबहार की और एक समशीतोष्ण सदाबहार की। बात हो रही है उष्ण सदाबहार की, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति की। तो अब यहाँ पर देखिए बात यह है कि अगर पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक सीमित है तो ये गलत बात है। अगर सदाबहार वनस्पति की बात करें तो अंडमान निकोबार में सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल वाले क्षेत्र में उष्ण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में उष्ण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा हिमालय के तराई क्षेत्र में भी उष्ण सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो ये कहना कि सिर्फ पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक ही सीमित है, ये गलत हो जाएगा। तमिलनाडु में तक सीमित है, ये गलत हो जाएगा। ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल वाले क्षेत्र में, अंडमान निकोबार में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम के मैदान को छोड़कर, क्योंकि असम का मैदान एक वृष्टिछाया प्रदेश है। इसके अलावा हिमालय का तराई क्षेत्र, इन जगहों पे पाई जाती है उष्ण सदाबहार वनस्पति। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहे हैं, इन वनों में महोगनी और आबनूस की प्रजातियां पाई जाती है। तो याद रखिएगा, अगर हम सदाबहार वनस्पति की बात करें तो एबोनी, महोगनी, सिनकोना, आबनूस जैसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो सदाबहार वनस्पति के अंतर्गत आती है। तो महोगनी और आबनूस जो है ये सही जवाब है, ये सदाबहार वनस्पति की प्रजातियां हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। यानी कि पूछ रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। देखिएगा यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि गलत पूछ देता है, सही नहीं है, हम ध्यान नहीं दे पाते और सही नहीं हो है बोलेगा तो ये सही ये गलत, तो मतलब पहला ये सही हो जाएगा। और सही है बोल रहा है तो दूसरा सही है, यानी ऑप्शन में बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सही है या सही नहीं है, क्या पूछ रहा है। बिल्कुल ध्यान से ये वाली लाइन अच्छे से पढ़िएगा, ये वाली लाइन अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसका सही जवाब कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सही नहीं है पूछ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि साल आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाता है। साल, सागौन, शीशम ये सब जो है वो आर्द्र पर्णपाती वनस्पति के अंदर पाया जाता है, ये आपका सही है। ठीक, इसके अलावा कैजुएरिना मुख्यतः तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल, ये जो कैजुएरिना जो वृक्ष है ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपका सही है। देवदार शंकुधारी वृक्षों की एक प्रजाति है, ये भी आपका सही है। देवदारी एक प्रकार का, देवदार जो है वो एक प्रकार शंकुधारी वृक्ष है। इसके अलावा ये भी सही हो गया। इसके अलावा चौथा जो स्टेटमेंट है 16 वनस्पति मुख्य रूप से हिमालय के ऊपरी भागों में पाया जाता है। ये 16 वनस्पति जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भाग में पाया जाता है। हिमालय के ऊपरी भाग में नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार के ऊपरी भाग में पाया जाता है यह 16 वनस्पति। तो ये गलत हो जाएगा और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन में डी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि टपकन सिंचाई
यानी ड्रिप सिंचाई के संबंध में इनमें से क्या सत्य है, क्या पूछ रहा है, सही है। याद रखिएगा, इसमें पानी की एक एक बूंद कहां पर गिरती है, जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वहां पर लगातार क्या की जाती है, टपकाई जाती है, जिससे जड़ों को जितना पानी चाहिए उतना जड़ें ले लेती है। पूरे खेत में इसमें पानी वेस्ट नहीं किया जाता, इसमें उस जगह से ही पानी डाली जाती है टपक पद्धति से या फिर टपकन पद्धति से या फिर ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत, कि जड़ों को आपको क्या मिल सके, पानी मिल सके। ठीक है, तो यह जल बचत तकनीक पर आधारित है। बिल्कुल, इसमें जल की क्या की जाती है, बचत की जाती है, पूरे खेत में पानी नहीं डाली जाती है इसमें। ठीक है, चलिए, पूरा खेत सूखा होगा लेकिन जड़ों वाली जगह गीली होगी। ठीक है, दूसरा, इसमें पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, जिससे जल संवहन के दौरान होने वाली पानी की बर्बादी की बचत होती है। बिल्कुल, ये भी सही जवाब है। तीसरा क्या कह रहा है, यह तकनीक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में के लिए एक वरदान है। याद रखिए, जहां पे बारिश कम होती है, जो सूखी जगह है, ठीक है, वहां पर इस सिंचाई तकनीक को अपनाकर बेहतर तरीके से फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, तो यह तकनीक शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र के लिए एक वरदान है। ठीक है, ये भी सही है। टपकन सिंचाई की खोज इजराइल से मानी जाती है। तो अगर थोड़ा सा स्टडी करते हैं तो आपको पता होगा कि हाँ, टपकन सिंचाई जो है उसकी खोज इजराइल से मानी जाती है। तो ये भी सही जवाब है, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जिंक और सीसा के संकेंद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट, जिंक सीसे के सबसे महत्वपूर्ण भंडार राजस्थान की जावर की खान। याद रखिएगा, राजस्थान की जावर की खान जो है वो सीसे जस्ते की सबसे बड़ी खान है, जहां पर कुल सीसे का 50% सीसा और कुल जस्ते का 92% जस्ता पाया जाता है। याद रखिएगा, जहां सीसे गैस गैलेना और जस्ते गैस होता है स्फेलोराइट और फेलेमिन। याद रखिएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इस संदर्भ में दूसरा स्टेटमेंट, इस संदर्भ में सामान्यतः भारत का पश्चिमी क्षेत्र गुजरात और राजस्थान और विशेषकर राजस्थान प्रमुख है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सीसा अयस्क पूर्वोत्तर के गारो और खासी पहाड़ी पर भी पाया जाता है। ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाँ, सीसा जो है वो पूर्वोत्तर के गारो और खासी पहाड़ी पर भी पाए जाते हैं। और सबसे आखिरी में डी, भारत जिंक और सीसा उत्खनन में आत्मनिर्भर नहीं, अपने घरेलू जरूरतों के लिए भी हमें विदेश से आयात करवाना पड़ता है सीसे और जस्ते को, इसलिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें कौन सा गलत है तो ऑप्शन नंबर डी आपको क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए, सबसे पश्चिम में सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो सबसे पश्चिम में सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। यमुना की बात करें तो पश्चिम में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, सोन नहीं है। चलिए, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। बिल्कुल, गंगा की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों की बात करें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, जबकि दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों में यमुना, सोन और दामोदर, ये 3 प्रमुख नदियां हैं और बाईं ओर की 6 प्रमुख नदियां। तो सबसे आखिरी में महानंदा जो गंगा की सबसे लास्ट ट्रिब्यूटरी है, अंतिम सहायक नदी है, तो ये स्टेटमेंट आपको सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है अगर पूछ रहे हैं तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी आपको क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, भारत में वायु परिवहन की सर्वप्रथम शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी। बिल्कुल, इलाहाबाद से नैनी के बीच सबसे पहली वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ है। बिल्कुल, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। और तीसरा स्टेटमेंट, भारतीय वायु परिवहन क्षेत्र में सुरक्षित, सक्षम वायु यातायात एवं संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उत्तरदायी है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। और चौथे स्टेटमेंट की बात करें तो पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है और ये भी आपका सही जवाब है। पूछ क्या रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए, अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, सबसे प्राचीन कृत्रिम
बंदरगाह, सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भारत के अधिकांश प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर है। तो जरा एक बात समझिएगा कि बंदरगाहों की बात करें तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पोर्ट में हमारे पास इंटरनेशनल पोर्ट की बात करें, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की बात करें तो उसकी संख्या 13 है, जिसमें से एक जो है वो अंडमान निकोबार में है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, और बाकी जो बचे 12, उस 12 में पूर्वी तट पर 6 और पश्चिम तट पर 6 बंदरगाह है। तो ये कहना कि अधिकांश प्रमुख बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है तो ये गलत हो जाएगा। पूर्वी तट पे भी है और पश्चिमी तट पे भी है, दोनों जगह बराबर बराबर है। अधिकांश बोलने के मतलब ये है कि कम से कम 8 के आसपास होते, 8-9 होते अगर पूर्वी तट पे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, यानी कि केवल एक ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।